हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एमएसएन। पिछली क्लास में मैंने एमएसएन का पेपर सॉल्व करा रहा था। तो एमएसएन सेकंड का प्रीवियस पेपर है 2001 का। एमएसएन सेकंड का प्रीवियस पेपर है 2001 का, जो पिछली 2 क्लासों में मैं पढ़ा चुका हूँ। कुछ बाकी है वो अभी आज पढ़ा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ चौथा का सी क्वेश्चन था, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पोस्ट टॉन्सिलेक्टोमी पेशेंट। टॉन्सिलेक्टोमी पेशेंट की टॉन्सिलेक्टोमी होने के बाद में क्या केयर की जाती है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। टॉन्सिलेक्टोमी क्या होते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द टॉन्सिल, मतलब टॉन्सिल का रिमूव कर देना है ना। टॉन्सिलेक्टोमी के अंदर क्या होता है, इस सर्जरी के अंदर टॉन्सिल को रिमूव कर देते हैं। और उसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, जब पेशेंट की टॉन्सिल रिमूव करने के बाद में पोस्ट, यहाँ पे पूछा है पोस्ट टॉन्सिलेक्टोमी पेशेंट का नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी सर्जरी करने के बाद में टॉन्सिल रिमूव करने के बाद में क्या केयर करोगे आप। तो नर्सिंग केयर क्या होगी, तो नर्सिंग केयर पेशेंट इज रिसीव इन पोस्ट ऑपरेटिव रूम प्लेस इन कोमा पोजीशन, मतलब जब पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन थिएटर से रिसीव करते हैं, जब सर्जरी होके पेशेंट आता है तो वो एक कोमा पोजीशन में रहता है। कोमा पोजीशन मतलब बेहोश रहता है, क्योंकि उसे एनेस्थीसिया दिया हुआ रहता है। तो वो एकदम क्या रहेगा, कोमा पोजीशन बोलते हैं, जैसे वो बेहोश की तरह रहेगा, कोमा की पोजीशन में रहेगा। अनटिल रिकवर फ्रॉम एनेस्थीसिया, जब तक वो एनेस्थीसिया से रिकवर नहीं हो जाता, क्योंकि उसे एनेस्थीसिया दिया रहता है, सुन किया हुआ रहता है। और देन इन सुपाइन पोजीशन, और उसे कैसे सुपाइन पोजीशन में लेटा देना चाहिए, सुपाइन पोजीशन सीधा, ठीक है, सुपाइन पोजीशन में लेटा देना चाहिए। और जब एनेस्थीसिया देते हैं तब सुपाइन पोजीशन में लेटा देते हैं, और पेशेंट के हेड के नीचे कभी भी पिलो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, हेडेक वगैरह हो सकता है, उससे हेडेक वगैरह हो सकता है। उसके बाद में कीप ए रिकॉर्ड ऑफ वाइटल साइन एंड रिपोर्ट इफ एनी एबनॉर्मल फाउंड। और क्या करना है, ये तो हो गया, आपने पेशेंट को रिसीव किया, उसके बाद में सुपाइन पोजीशन में लेटा दिया। उसके बाद में पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करते रहने हैं, टीपीआर बीपी चेक करते रहना है, ठीक है। टीपीआर बीपी पेन वगैरह सब वाइटल साइंस इसी में आते हैं। रिपोर्ट इफ एनी एबनॉर्मल फाउंड, और अगर कुछ भी एबनॉर्मल फाउंड होता है, इसमें टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, इसमें कुछ भी एबनॉर्मल फाउंड होता है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। कीप वॉचिंग ऑन ब्लीडिंग थ्रू फ्रॉम माउथ, और क्या ध्यान में रखना है, माउथ से ब्लीडिंग, क्योंकि टॉन्सिलेक्टोमी हो चुका है, टॉन्सिल मुंह से निकाल दिए गए हैं, तो माउथ से ब्लीडिंग हो सकती है, तो इसका ध्यान रखना है। नोज से हो सकती है ना, ब्लीडिंग कहाँ से हो सकती है, माउथ से हो सकती है, यानी ओरल कैविटी मुंह से हो सकती है, या नाक से हो सकती है, नोज। इन्फॉर्म इफ फ्रेश ब्लीडिंग इज सीन, अगर कोई फ्रेश ब्लीडिंग होती है, वहाँ से अगर फ्रेश ब्लीडिंग होती है तो इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को। फ्रेश ब्लीडिंग से मतलब है कि वहाँ से कुछ ताज़ा ब्लीडिंग हो रही है, अभी अभी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो उसे क्या करना है, डॉक्टर को जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करना है। As soon as patient is recover fully, he is encouraged to swallow cold feed like ice cube। पेशेंट को क्या करना है, रिकवर करने के लिए इनकरेज करना है। इनकरेज करने के बाद में सोलो क्या करना है, ठंडी चीज़ें खाने के लिए, क्योंकि टॉन्सिलेक्टोमी में पेशेंट को ठंडी चीज़ें देते हैं, जिसमें आइस क्यूब्स दे सकते हैं, कोल्ड वाटर दे सकते हैं, आइसक्रीम दे सकते हैं, कोल्ड मिल्क दे सकते हैं। तो सब ठंडी ठंडी चीज़ें देनी है पेशेंट को। तो उसके अंदर आइस क्यूब, कोल्ड वाटर, आइसक्रीम, कोल्ड मिल्क ऑन फर्स्ट डे ऑफ फॉलोड बाय सॉफ्ट फूड लाइक कस्टर्ड और पुडिंग, जेली, सॉफ्ट बॉयल एग, ब्रेड, सॉफ्ट इन कोल्ड मिल्क, ये सब भी दे सकते हो।
अवॉइड सिट्रेट फ्रूट जूस हॉट फूड्स। क्या कौन से फूड अवॉइड करने हैं, कौन से फूड नहीं देने हैं पेशेंट को टॉन्सिलेक्टमी के अंदर? सिट्रेट फ्रूट जूस नहीं देना है, हॉट फूड गर्म खाना नहीं देना है, रफ एंड रॉ वेजिटेबल ये नहीं देनी है, फ्रूट्स जैसे टॉस सलाद नहीं देना है। अवॉइड डिगिंग थ्रू स्ट्रो एज ट्रॉमा और प्रेशर, और स्ट्रो का भी यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो क्या कर सकता है, ट्रॉमा कर सकता है, वहाँ पे इंजरी कर सकता है और प्रेशर हो सकता है, उसकी वजह से ये चीज़ें मना है पेशेंट को। और ठंडी चीज़ें दे सकती है, आइस क्यूब, कोल्ड वाटर, आइसक्रीम, कोल्ड मिल्क वगैरह। अब पेशेंट की टॉन्सिलेक्टोमी हो गई है तो ओरल केयर सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, माउथ की केयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पेशेंट इज गिवन कैंडीज और वीक सॉफ्ट कोल्ड वाटर गार्गल 3 to 4 टाइम्स। और पेशेंट को क्या करना है, गार्गल करना है। गार्गल बिटाडिन गार्गल से भी करते हैं या फिर और नॉर्मल पानी से भी, सॉफ्ट ठंडे पानी से भी कर सकते हैं। और तो वो 3 से 4 टाइम तक करना है, दिन में 3 से 4 टाइम तक गार्गल करने हैं। प्लेन वाटर माउथ वॉश आफ्टर ईच फीड टू कीप माउथ फ्रेश। और साफ मतलब जो सादा पानी है, प्लेन वाटर से माउथ वॉश करना है, मुंह माउथ वॉश करना है आफ्टर फीड, कुछ भी पीने के बाद में। माउथ फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, इससे क्या होगा, माउथ में इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ डार्क ब्लड फ्रॉम थ्रोट इज एक्सपेक्टेड। क्या रहेगा, थोड़ा थोड़ा अगर स्मॉल अमाउंट में डार्क कलर का ब्लड आता है तो वो एक्सपेक्टेड है, वो आ सकता है क्योंकि वहाँ पे सर्जरी हुई है, तो थोड़ा थोड़ा डार्क कलर का ब्लड आ सकता है, वो नॉर्मल माना जाएगा, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपेक्टेड पेशेंट में आल्सो वॉमिट विद ब्लड स्टेन, और अगर वो वॉमिटिंग करता है तो उसके साथ में भी कुछ ब्लड स्टेन आ सकते हैं। विच ब्लड माइट हैव बीन सोलो, और कुछ ब्लड है जो वो सोलो कर लेता है। इफ़ फ्रेश ब्लीडिंग अप्लाई आइस कॉलर एंड इन्फॉर्म डॉक्टर। अगर फ्रेश ब्लीडिंग हो, अगर वहाँ पे डार्क ब्लड आ रहा हो थोड़ा थोड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वहाँ से फ्रेश ब्लीडिंग हो गई हो, फ्रेश मतलब तुरंत ताज़ा ब्लीडिंग हो रही हो, तो वहाँ पे अप्लाई आइस कॉलर लगा देनी चाहिए। आइस कॉलर आती है गले में लगाने के लिए, वो लगा सकते हो। और जल्दी से जल्दी क्या करना है, इन्फॉर्म टू डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, डॉक्टर को बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है एनाल्जेसिक्स, दर्द के लिए दी जाती है, जो पेन को कम करने के लिए। पेन इन थ्रोट, अगर गले में दर्द हो तो एनाल्जेसिक टेबलेट वगैरह दे सकते हैं। तो रेफर पेन टू ईयर इन रिलीफ बाय गिविंग पैरासीटामोल। कौन सी टेबलेट दे सकते हैं, पैरासीटामोल टेबलेट दे सकते हैं, उससे पेन कम हो जाएगा, रिलीफ पेन कम होगा। वुड बी बेटर इफ गिवन हाफ आवर बिफोर मील। बेटर गिवन हाफ आवर ऑफ मील, आधे घंटे से पहले दी जा सकती है। लोकल एनेस्थीसिक स्प्रे एंड एस्प्रिन गार्गल आल्सो हेल्प। और पेशेंट को क्या दे सकते हैं, लोकल एनेस्थेटिक, यानी ये स्प्रे होता है जो क्या कर देता है, सुन्न कर देता है, तो वो लोकल एनेस्थेटिक स्प्रे कर सकते हो, या एस्प्रिन गार्गल आता है वो भी उसके लिए हेल्पफुल है। एस्प्रिन गार्गल है वो भी हेल्पफुल है। एस्प्रिन की जगह एक बिटाडिन गार्गल ही होता है, लेकिन यहाँ पेन की बात हो रही है, एनाल्जेसिक की बात हो रही है, इसलिए एस्प्रिन गार्गल दे रहे। अगर नॉर्मली है तो बिटाडिन का गार्गल पेशेंट को देना चाहिए, वो इन्फेक्शन को कम करने के लिए। अब है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक में सूटेबल एंटीबायोटिक आर गिवन बाय इंजेक्शन या ओरली। को एंटीबायोटिक क्या देनी है पेशेंट के अकॉर्डिंग सूटेबल, कौन सी, इंजेक्शन के थ्रू दे सकते हो या ओरली भी दे सकते हो टैबलेट के रूप में, आईवी दे सकते हो या फिर ओरली दे सकते हो टैबलेट के रूप में इस फर्स्ट वीक में। उसके बाद में नेक्स्ट है उसके बाद में है पेशेंट इज डिस्चार्ज बिटवीन थर्ड एंड फिफ्थ डे इफ नो कंप्लेन। पेशेंट को कब डिस्चार्ज कर सकते हैं,
तीसरे या पाँचवें दिन तक पेशेंट को 3 से 5 दिन में पेशेंट को डिस्चार्ज कर दो। अगर पेशेंट के कोई कंप्लेन नहीं है, कोई भी कंप्लेन नहीं है, मतलब ठीक हो चुका है, तो उसे डिस्चार्ज कर दो। चाइल्ड ही इज एडवाइज टू रिमेन इंडोर फॉर वीक। चाइल्ड को एडवाइज किया जाता है इंडोर के लिए 1 वीक के लिए। अवॉइड एक्सपोजर टू सन, और उसे सन एक्सपोजर के लिए अवॉइड करना है, सन एक्सपोजर को अवॉइड करना है, ज़्यादा धूप में नहीं जाना है। और कौन सी एक्सरसाइज के लिए मना करना है? विग्रेस एक्सरसाइज के लिए मना करना है, गेम्स के लिए अवॉइड करना है। कफिंग एंड स्नीजिंग और एंड क्लीनिंग ऑफ थ्रोट एंड ब्लोइंग ऑफ नोज एंड शाउटिंग, ये चीज़ें भी अवॉइड करनी है। ये सब चीज़ें क्या करनी है? अवॉइड करनी है। क्या करनी है? ज़्यादा खांसना नहीं है। टॉन्सिलोमेटमी होने के बाद में अगर फोर्सफुली खांसी करेंगे तो ब्लीडिंग होने के चांस रहेंगे। और स्नीजिंग पे भी कंट्रोल करना है। और क्या करना है? क्लीनिंग और थ्रोट का ध्यान रखना है। ज़्यादा मुंह में कुछ अंगुलियां वगैरह नहीं डालनी है, तो उससे भी क्या ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद में विथ इन 2 वीक चाइल्ड कैन बी रिज्यूम नॉर्मल स्कूलिंग, और 2 वीक में, अगर बच्चे का ऑपरेशन हुआ है तो 2 वीक में वो वापस स्कूल जा सकता है। अटेंड फॉलो अप एज इंस्ट्रक्शन, मतलब उसे फॉलो अप के लिए जैसे डॉक्टर ने एडवाइज किया है तब उसे दिखाने के लिए वापस लेके आना है। ठीक है, तो ये हो गया टॉन्सिलेक्टोमी का मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट करोगे? नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या है? तो टॉन्सिलेक्टोमी के अंदर मैनेजमेंट में क्या बताया मैंने? टॉन्सिलेक्टोमी के अंदर एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं वापस जल्दी। पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर से आते ही किस पोजीशन में लेटाना चाहिए? सुपाइन पोजीशन में लेटाना चाहिए। उसके बाद में पेशेंट के वाइटल साइंस मॉनिटर करने चाहिए। उसके बाद में अगर कोई फ्रेश ब्लीडिंग हो रही हो माउथ से और नोज से, तो उसके लिए इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को। और पेशेंट को कोल्ड चीज़ें देनी है हमेशा। पेशेंट को कोल्ड चीज़ें देनी है, जैसे आइस क्यूब, आइसक्रीम, कोल्ड मिल्क वगैरह दे सकते हो। हॉट चीज़ें नहीं देनी है, उसको अवॉइड करना है हॉट चीज़ों के लिए। ओरल केयर का ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट उसकी ओरल हाइजीन वगैरह मेंटेन रखनी है। अगर और एनाल्जेसिक टैबलेट वगैरह, इंजेक्शन वगैरह दे सकते हो, स्प्रे दे सकते हो पेशेंट को। और एंटीबायोटिक जैसे पेशेंट के लिए सूटेबल है आईवी ओरली दे सकते हैं। उसके बाद में डिस्चार्ज के 3 से 5 दिन में पेशेंट को नहीं कुछ भी कंप्लेन नहीं होने पर डिस्चार्ज कर सकते हैं। बच्चे को 1 वीक तक, और बच्चे को ज़्यादा धूप में जाने के लिए बना करना है, ज़्यादा गेम्स वगैरह खेलने के लिए बना करना है, स्नीजिंग कफिंग के लिए ज़्यादा नहीं मना करना है। उसके बाद में बच्चे को 2 वीक में अंदर स्कूल भेज सकते हो, और जब वापस फॉलोअप के लिए एडवाइज करोगे। उसके बाद में है पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन डी, 4 में डी। उसके बाद क्वेश्चन है पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, तो इसका क्या मैनेजमेंट करोगे? मलेरिया के बारे में थोड़ा बहुत पिछली क्लास में इसी के पेपर में साइन सिम्टम वगैरह थोड़ा पढ़ चुके हैं, और एक मलेरिया के ऊपर क्लास भी ली गई है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो मलेरिया का फुल एक्सप्लेनेशन। तो मलेरिया का मैनेजमेंट है कि मलेरिया के अंदर 3 स्टेज होती है, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज, स्वेटिंग स्टेज। तो सबसे पहले कोल्ड स्टेज में क्या करते हैं? कोल्ड स्टेज में करते हैं जब पेशेंट को क्या होती है? सीवरिंग होती है, तो उस टाइम में पेशेंट को हॉट वाटर बैग देंगे और कंबल वगैरह देंगे। पेशेंट को क्या देंगे? हॉट वाटर बैग देंगे। तो सिंस पेशेंट फीलिंग कोल्ड, उस टाइम क्या लगेगी? पेशेंट को सर्दी होगी, देखो सीवरिंग होगी, ठीक है। तो कवर द पेशेंट विद ब्लैंकेट से कवर कर देंगे, और अवॉइड टू पुट फैन, अगर फैन वगैरह चल रहा है तो उसको बंद कर देंगे। हॉट ड्रिंक वाटर दे सकते हैं, और हॉट वाटर बैग उसे लगाने के लिए दे सकते हैं, तो जिससे क्या होगा? पेशेंट को गर्मी लगेगी। तो अवॉइड टू फॉल बेड इफ पेशेंट चाइल्ड और ओल्ड। स्टे पेशेंट विथ, डू नॉट गिव ओरल थर्मामीटर, पेशेंट में हैव ब्रेक इट। कभी भी पेशेंट को
अगर सीवरिंग हो रही है तो उस टाइम कभी भी क्या करना चाहिए, ओरल टेम्परेचर चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीवरिंग के टाइम वो ओरल टेम्परेचर चेक करेंगे तो वो बाइट वगैरह करेगा तो वो इंजरी हो सकती है। आजकल तो वैसे डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं, वो आसानी से टूटते नहीं है, लेकिन फिर भी ओरल टेम्परेचर उस टाइम नहीं चेक करना है, आप एक्सिलरी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। उसके बाद में ये स्टेज ख़त्म होने के बाद में मैंने बताया था हॉट स्टेज शुरू होती है, हॉट स्टेज स्टार्ट होती है। उस टाइम क्या होता है, सीवरिंग जो थी वो बंद हो जाएगी, सीवरिंग तो जी वो बंद हो जाएगी और टेम्परेचर कम से कम 105 डिग्री के करीब चला जाता है या 103 डिग्री 105 डिग्री के करीब रहता है। तो उस टाइम जो हॉट वाटर वगैरह दिया था वो हटाना है, ब्लैंकेट जो दी थी वो हटानी है। तो स्टॉप सीवरिंग, द टेम्परेचर इज राइज, फील वेरी हॉट, हेडेक और बैकएक। इसके अंदर फिर क्या हो जाएगा, पेशेंट को सर दर्द होने लग जाएगा, कमर दर्द होने लग जाएगी, स्किन रेड हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। डू फॉलोइंग्स, देखो रिमूव ब्लैंकेट, मैंने बताया था क्योंकि अब गर्म हो चुकी है बॉडी तो ब्लैंकेट को हटा देंगे, रिमूव ब्लैंकेट, ब्लैंकेट को हटा देंगे। और कीप ओनली सीट ऑन द पेशेंट्स, टेक टेम्परेचर, और पेशेंट का टेम्परेचर चेक करेंगे। गिव हाइड्रोथेरेपी, पेशेंट को आईवी फ्लूइड देंगे, हाइड्रोथेरेपी देंगे। पुट ऑन फैन, और वापस जो फैन बंद किया था, पंखा जो बंद किया था वो भी चालू कर देंगे। कूलर वगैरह चला सकते हैं, एयर कंडीशनर चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं। गिव एंटीपायरेटिक मेडिसिन, यहाँ पेशेंट को बुखार आ गया तो एंटीपायरेटिक या एनाल्जेसिक मेडिसिन देंगे। तो पैरासीटामोल होती है, एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक दोनों में काम करती है। एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती है, 500 mg की होती है, टैबलेट के रूप में आती है, इंजेक्शन के रूप में भी आती है। गिव कोल्ड मिल्क एज बेवरेज, और कोल्ड मिल्क देंगे, वहाँ पे अपन हॉट दे रहे थे, यहाँ पे कोल्ड देंगे क्योंकि पेशेंट को हो गया यहाँ पे बुखार। उसके बाद में है सीवरिंग, सीवरिंग जब पेशेंट को होने लगे तो क्या करना है, स्वेटिंग, स्वेटिंग, पसीना आना लग जाएगा। अब हॉट स्टेट जैसे ही खत्म होगी तो क्या होगा, पसीना आने लग जाएगा, स्वेटिंग होने लग जाएगी। चेंज बेड लिनन, और बेड जो चादर वगैरह है वो चेंज करनी है क्योंकि वो पसीने से ख़राब हो चुकी है, क्लोथ चेंज करने हैं पेशेंट के। और इफ़ वेट विथ स्वेट, जब वो पसीने से भर जाए तो उसके कपड़े वगैरह चेंज करने हैं। रिकॉर्ड टेम्परेचर टू सी, और जब टेम्परेचर जो दिखाई दे रहा है वो रिकॉर्ड करना है। इफ़ हैज़ इज़ कम डाउन, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाएगा सीवरिंग जब स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। मेक पेशेंट टू कंफर्टेबल पोजीशन, पुट रेस्ट, और पेशेंट को वापस कंफर्टेबल पोजीशन में लेटा देना है। गिव ड्रिंक, गिव हिम ड्रिंक इफ़ ही विशेज, मतलब अगर वो पानी मांग रहा है तो उसे दे सकते हैं। ये हो गई स्वेटिंग स्टेज के अंदर। ये मैंने बताया था मोस्टली तीन चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है। 3 स्टेज होती है, हॉट स्टेज, सॉरी कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। हॉट स्टेज के अंदर पेशेंट को क्या होती है, सीवरिंग होती है, ठंड लगना स्टार्ट हो जाता है तो उसके अंदर पेशेंट को क्या देते हैं, ब्लैंकेट वगैरह देते हैं, हॉट वाटर बैग दे सकते हैं, गर्म पानी दे सकते हैं, और जो फैन वगैरह एसी वगैरह चल रहे हैं वो सब कुछ बंद कर देना है। उसके बाद में स्टार्ट होती है हॉट स्टेज। हॉट स्टेज के अंदर क्या करना है, हॉट स्टेज के अंदर क्या होगा, जो सर्दी लग रही थी वो कम हो जाएगी, फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो आपने हॉट वाटर बैग वगैरह दिए हैं वो हटाने हैं, जो फैन वगैरह बंद किए थे वो चालू कर देने हैं, और वहाँ पे आप एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक मेडिसिन दे सकते हो, और ब्लैंकेट वगैरह दिया था वो भी हटा देना है। अब है स्वेटिंग स्टेज स्टार्ट होगी, उससे पेशेंट को क्या, पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा। पसीना आएगा तो क्या करना है, अगर आपने कपड़े वगैरह उसके ख़राब हो गए हैं, कपड़े वगैरह ख़राब हो गए हैं तो उसके क्या करने हैं, कपड़े वगैरह चेंज करने हैं, कपड़े वगैरह चेंज कर देने हैं पेशेंट के। और ब्लैंकेट सॉरी बेडशीट वगैरह भी अगर ख़राब हो चुकी है तो चेंज कर देने हैं, वापस कपड़े चेंज करा के पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में लेटाना है। पेशेंट इस स्टेज से गुजरता है तो पेशेंट थोड़ा डिहाइड्रेट फील कर सकता है, इसलिए अगर वो वाटर फ्लूइड कुछ भी मांगता है तो उसे दे सकते हैं, जूस वगैरह वाटर वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे? नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ मेनरिज सिंड्रोम। मेनरिज सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। ये इनर ईयर का डिसऑर्डर है। ये कैसे डिसऑर्डर है? इनर ईयर का डिसऑर्डर है। ये इनर ईयर का डिसऑर्डर है। इसके अंदर इनर ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट को क्या है, वर्टिगो वगैरह आ सकता है। वर्टिगो आ सकता है, पेशेंट को क्या आ सकता है, वर्टिगो वगैरह आ सकता है, चक्कर वगैरह आ सकते हैं। यूजुअली एक कान में हो जाता है, तो इसको बोल सकते हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा? इसका नर्सिंग मैनेजमेंट होगा, इट इज डिजीज ऑफ इनर ईयर। देखो अभी मैंने बताया था, ये क्या है, इनर ईयर की डिजीज है, वेयर द एंडोलिम्फेटिक सिस्टम इज डिस्टेंडेड, और इसके अंदर एंडोलिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो डिस्टेंडेड हो जाता है। मैनेजमेंट क्या होगा? इसका मैनेजमेंट है मेडिकल और सर्जिकल, दो मैनेजमेंट है इसका, मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट है। सबसे पहले नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ते हैं। तो नर्स नीड टू गिव अश्योर स्पेशली ड्यूरिंग एक्यूट अटैक। क्या करना चाहिए? एश्योरेंस रहना चाहिए जब कोई एक्यूट अटैक आए, पेशेंट को एक्यूट अटैक आए, तब नर्स को क्या करनी चाहिए कि नर्स नीड टू गिव एश्योरेंस। और पेशेंट इफ पेशेंट इज स्मोकर ही शुड स्टॉप। अगर पेशेंट स्मोकर है, अगर वो सिगरेट वगैरह पीता है, तो उसे क्या करना चाहिए, एडवाइज करना चाहिए स्टॉप, है ना, स्टॉप कर दें। और निकोटीन एसिड विच कॉज भी वेसोस्पाज्म, क्यों स्टॉप करने के लिए बोलते हैं? क्योंकि सिगरेट वगैरह में क्या रहती है, निकोटीन रहता है। निकोटीन क्या करता है, वेसोस्पाज्म कर देता है, वेसोस्पाज्म कर देता है, ठीक है। निकोटीन क्या कर देता है, वेसोस्पाज्म कर देता है, कॉन्स्ट्रक्शन कर देता है ब्लड वेसल्स का। उसके बाद में पेशेंट शुड बी गिव लो साल्ट डाइट। पेशेंट को कभी भी कौन सी डाइट देनी है, लो साल्ट डाइट देनी है, क्योंकि ये बीपी को बढ़ा सकती है, इंक्रीज बीपी कर सकती है, इसलिए पेशेंट को लो साल्ट डाइट देनी है। टेक ओरली रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स, और ओरली जो फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है वो देनी है उसको। अवॉइड एक्सरसाइज, पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए मना करना है। वेयर द बॉडी बैलेंस कैन नॉट बी मेंटेन, क्योंकि मैंने बताया था इनर ईयर की डिजीज है, इसके अंदर वर्टिगो वगैरह आते हैं, चक्कर आते हैं मेनली। तो कभी भी पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए मना करना है, क्योंकि बॉडी बैलेंस नहीं बना पाएगा, जिसके कारण गिर सकता है। स्विमिंग, ड्राइविंग, रेसिंग और माउंटेनिंग, ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि वो बैलेंस नहीं बना पाएगा। मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट अटैक, अगर एक्यूट अटैक आए इसका इनर ईयर के अंदर, तो वो क्या करना है, तो बिकॉज ऑफ सीवियर वर्टिगो, इसके अंदर क्या आता है, वर्टिगो, मैंने बताया था सीवियर वर्टिगो, चक्कर आते हैं, गिडीनेस भी चक्कर है, वोमिटिंग, उल्टी वगैरह हो सकती है, वोमिटिंग हो सकता है, एप्रीहेंशन हो सकता है। पेशेंट नीड फॉलोइंग केयर। बेड रेस्ट, इसमें क्या होगी, पेशेंट को क्या केयर करनी पड़ेगी, बेड रेस्ट करनी पड़ेगी, विथ पिलो टू गिव सपोर्ट एज टू हेड मूवमेंट आर मिनिमम, और पिलो दे देंगे सपोर्ट के लिए, जिससे क्या हेड का मूवमेंट कम हो। गिव कंटिन्यू एश्योरेंस। उसके बाद में एडमिनिस्टर वेस्टिबुलर सेडेटिव, उसे सेडेटिव देंगे, तो इसके अंदर एवोमाइन, एस्टेमेटिल, ये है जो वर्टिगो वगैरह कम करती है, वो दे सकते हैं, 5 से 15 mg दे सकते हैं। ये टैबलेट है एस्टेमेटिल वगैरह, जो 5 से 15 mg तक दे सकते हैं। लार्जेटिल टैबलेट है, 25 mg तक दे सकते हैं। पेरिनोम 10 mg तक दे सकते हैं। डाइजापाम 5 से 10 mg गिवन फॉर ट्रायंगुलर इफेक्ट्स, ट्रैंकुलाइजर इफेक्ट के लिए देते हैं। डाइजापाम वगैरह सेडेटिव है, तो ये कुछ मेडिसिन आप इसके अंदर दे सकते हैं। सम टाइम इंजेक्शन एट्रोपिन 0.4 mg सबक्यूटेनियस इंजेक्शन आल्सो भी फाउंड इफेक्टिव, और जो एट्रोपिन इंजेक्शन है
वो भी दे सकते हैं कभी कभी, वो भी 0.4 mg। ये वैसे हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है, तो वो भी दे सकते हैं कुछ टाइम। उसके बाद में है इनहेलेशन ऑफ 5% CO2 विथ 95% O2 इज वेरी गुड वेसोडाइलेटर एंड इज ऑफेंटिव यूज। पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट को इनहेलेशन मतलब 5% CO2 देनी है और उसके अंदर कितनी 95% ऑक्सीजन होनी चाहिए, और वो जो क्या है वेसोडाइलेटर के रूप में काम करती है। तो ये बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इसके बाद में हिस्टामाइन ड्रिप दे सकते हैं 2.75 mg हिस्टामाइन इन 500 ml ग्लूकोज के अंदर मिला के उसे 2.75 mg हिस्टामाइन दे सकते हैं। स्लो ड्रिप अंडर द स्टिक सुपरविजन, और स्लो ड्रिप में लगाते हैं, स्लोली ड्रिप में अंदर लगाते हैं। इट कैन बी कोज सीवियर टेकिकार्डिया, अगर फास्ट हो गया तो टेकिकार्डिया कर सकता है, हार्ट रेट को बढ़ा सकता है और हाइपोटेंशन कर सकता है, वेसोस्पाज्म कर देता है। इट इज़ नेवर गिवन टू अस्थमा पेशेंट, और कभी भी अस्थमा वाले पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक फेज, ये तो हो गया स्टार्टिंग में एक्यूट फेज में। अब है क्रोनिक फेज में क्या मैनेजमेंट करोगे इसका। एडमिनिस्टर ऑफ वेस्टिबुलर सेडेटिव ओरली, मोस्ट कॉमन इज स्टेमेटिल, अभी मैंने बताया था स्टेमेटिल टेबलेट देते हैं, वोमिटिंग वगैरह के अंदर दे सकते हैं। 1 टेबलेट TDS 2 मंथ के लिए, 10 महीने के लिए 1 टेबलेट 3 टाइम देते हैं दिन में। TDS का मतलब है यहाँ पे 1 टेबलेट, TDS का मतलब 3 टाइम, और 2 महीने के लिए देते हैं, 2 महीने तक लगातार देते रहते हैं 10 mg। देन रिड्यूस 5 mg फॉर अनदर 1 मंथ, और पहले तो देते हैं 2 महीने तक कितनी 10 mg, लेकिन फिर कम कर देंगे, 10 की जगह कितनी कर देंगे 5 mg कर देंगे, और वो कब तक देंगे 1 महीने तक देंगे। उसके बाद में निकोटानिक एसिड 50 mg 1 आवर बिफोर मील, और खाने से पहले देंगे। उसके बाद में वर्टिन और बीटा हिस्टामिन पाइप, वर्टिन टेबलेट भी चक्कर के लिए यूज में होती है। बीटा हिस्टामाइन, बीटा हिस्टाडाइन 5 mg फॉर इंक्रीज लेब्रिंथ ब्लड फ्लो, ये इनर ईयर के ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए देते हैं। डायरेटिक्स दे सकते हैं पेशेंट को, लैसिक्स और डायमोक्स अल्टरनेट डे दे सकते हैं। पोटेशियम क्लोराइड शुड बी गिवन विद इट, और डायरेटिक्स भी दे सकते हैं। ये हो गया किसका ट्रीटमेंट, क्रोनिक फेज का ट्रीटमेंट है, क्रोनिक फेज का ट्रीटमेंट है। इसके अंदर स्टेमेटिल देते हैं, निकोटिनिक देते हैं, पहले 2 महीने के लिए देनी है, फिर 1 महीने के लिए देनी है, पहले 10 mg देनी है, फिर 5 mg देनी है। वर्टिन वगैरह दे सकते हैं, बीटा हिस्टाडाइन दे सकते हैं 5 mg, और डायरेटिक्स दे सकते हैं। उसके बाद में सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या करोगे इसका, ये तो हो गया मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट मैनेजमेंट, मतलब आपने टेबलेट वगैरह दे दी, वो सब मेडिकल के अंदर आता है। अब है सर्जरी करके क्या करोगे, ऑपरेशन करके कैसे ट्रीटमेंट करोगे। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में आता है व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट इज फेल, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाए, काम नहीं कर रहा है, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो सर्जिकल इंटरवेंशन इज नेसेसरी, तब सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या रहता है, जरूरी रहता है। नीड बट देयर मस्ट बी रिजल्ट हेरिंग। तो डीकम्प्रेस ऑफ एंडोलिम्फेटिक सेक, अगर आप एंडोलिम्फेटिक सेक को डीकम्प्रेस कर दो, दबा दो, तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है इस चीज़ का। उसके बाद में एंडोलिम्फेटिक शंट ऑपरेशन, इसके द्वारा भी इसको डिकम्प्रेस करके किया जा सकता है, और एक शंट लगा के भी किया जा सकता है। वहाँ पे क्या कर दो, एक शंट लगा दो। तो बाई इंट्रोड्यूसिंग ऑफ ए शंट इनटू ए सेक विच ड्रेन इनटू ए सब आर्गेनोइड स्पेस, वहाँ पे क्या इनर ईयर की तरफ एक शंट लगा देते हैं, जो कहाँ पे वो शंट एक पाइप की तरह रहता है ऐसे, तो वो वहाँ से ड्रेन होके कहाँ चला जाएगा, सब आर्गेनोइड स्पेस के अंदर चला जाएगा। ऐसा भी एक सर्जरी कर सकते हो। उसके बाद में सेलुलोमी कर सकते हो। ए होल इज मेड इनटू सेक्यूलोमी कर सकते हो। तो एक होल कर देते हैं सेक्यूल के अंदर नीडल के थ्रू, ठीक है। ए होल मेड इनटू द नीडल थ्रू फूट प्लेट एंड टू स्टेप द एक्स्ट्रा फ्लूइड इज ड्रेन, इसके अंदर जो फ्लूइड एक्स्ट्रा इकट्ठा हो गया है उसको क्या किया जाता है, ड्रेन किया जाता है।
उसके अंदर जो फ्लूइड एक्स्ट्रा इकट्ठा हो जाता है उसको क्या कर दिया जाता है, ड्रेन कर दिया जाता है। व्हेन हेयरिंग इज कम्प्लीटली लॉस, फिर लेब्रेक्टोमी। और अगर हेयरिंग अगर कम्प्लीटली लॉस हो जाए तो उस वहाँ पे क्या करना चाहिए, लेब्रिथेक्टोमी कर देते हैं, लेब्रिंथ को वहाँ से निकाल ही देते हैं, तो वो कर सकते हैं। ये एक सर्जरी वाला ट्रीटमेंट हो गया, सर्जरी वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है ORS वगैरह। क्वेश्चन है ORS मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, टेटनस और ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो ORS क्या होता है, ORS एक सॉल्यूशन है जो डिहाइड्रेशन वगैरह में दिया जाता है। पेशेंट अगर डिहाइड्रेट हो गया तो ORS दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS की फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, है ना। ORS की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ORS की फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इट इज ए सॉल्यूशन प्रिपेयर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। मोस्टली ये डायरिया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन के लिए बेस्ट है। अगर ये एक वर्ड में पूछे तो डिहाइड्रेशन अगर पेशेंट को तो ORS दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है ORS ही देना है उस टाइम। ORS की जगह आप क्या दे सकते हो, ORS की जगह आई फ्लूइड भी दे सकते हैं अगर पेशेंट अगर ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गया है तो। लेकिन डायरिया में अगर बच्चे को डायरिया वगैरह हो रहा है तो बेस्ट है ORS दे दो उसे, ठीक है। और बड़ों में भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बच्चों में, तो बच्चों के लिए तो बेस्ट है। तो इट इज़ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो डायरिया के लिए प्रिपेयर किया गया है। द पाउडर कम इन ए पैकेट कंटेनिंग फॉलोइंग। इसमें क्या होता है, पाउडर जो है कंटेनिंग फॉर्म में आता है। एक ये ORS है जो कंटेनिंग फॉर्म में आता है। इसकी फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, है ना। तो ये पाउडर रूप में आता है, एक पैकेट में आता है, ठीक है, और डायरिया के लिए ट्रीटमेंट होता है। इसके अंदर सोडियम क्लोराइड रहता है जो 3.5 ग्राम रहता है। जो सोडियम क्लोराइड है वो 3.5 ग्राम रहता है। सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है वो 2.5 ग्राम रहता है। पोटेशियम क्लोराइड रहता है वो 1.5 ग्राम रहता है। ग्लूकोज रहता है वो 20 ग्राम रहता है। और पोर्टेबल वाटर, ये कितने वाटर में मिलाना चाहिए, 1 लीटर पानी में मिलाते हैं। 1 लीटर पानी में मिला के 24 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। 24 घंटे से ज़्यादा अगर 1 लीटर पानी में मिला दिया तो 24 घंटे बाद में इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, वो ख़राब हो जाता है, फेंक देना चाहिए। तो ये 24 घंटे तक आप यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर क्या आता है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, ग्लूकोज, ये आते हैं। उसके अंदर ग्लूकोज सबसे ज़्यादा आता है, 20 ग्राम आता है, 1.5 ग्राम। पोटेशियम क्लोराइड आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट 2.5 ग्राम आता है, और सोडियम क्लोराइड 3.5 ग्राम आता है। द कंटेन इज बी डिजोल्व इन 1 लीटर। ये जो कंटेन है, ये जो पाउडर है वो 1 लीटर पानी के अंदर मिलाया जाता है। बॉयल एंड कूल्ड वाटर, बॉयल पानी को क्या करना चाहिए, पानी अगर आप पानी में मिलाते हो तो पहले पानी को गर्म करके ठंडा करके उसमें मिला सकते हो, नॉर्मल पानी के अंदर मिला सकते हो। यूज विद इन 24 आवर्स, मैंने बताया था कि ये सब 24 घंटे के अंदर अंदर यूज में लेना चाहिए, उसके बाद में उसे फेंक देना चाहिए। इट शुड बी प्रिपेयर डेली, और ये डेली प्रिपेयर करना है। इफ दिस पैकेट इज नॉट अवेलेबल इट कैन बी प्रिपेयर, और अगर आपके पास में ये पैकेट अवेलेबल नहीं है तो आप घर पे भी बना सकते हो। इसको क्या कर सकते हो, घर पे भी बना सकते हो। इट नॉट बी अवेलेबल प्रिवेंट बाय डिजोल्विंग 20 ग्राम ऑफ शुगर। उसके अंदर क्या करना है, पानी के अंदर 20 ग्राम शुगर ऐड करना है, उसके अंदर 5 ग्राम ऑफ साल्ट। 1 लीटर पानी के अंदर 20 ग्राम शुगर और चुटकी भर साल्ट आता है, यानी 5 ग्राम साल्ट 1 लीटर वाटर के अंदर, और फ्रेश बना सकते हो एवरी डे, ठीक है। फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन,
और उसके अंदर लेमन जूस की भी कुछ ड्रॉप डाल सकते हो ORS बनाने के लिए। आप ORS के अंदर क्या ले सकते हो, 20 ग्राम तो ले सकते हो शुगर, और थोड़ा सा साल्ट चुटकी भर, 5 ग्राम क्या ले सकते हो, साल्ट ले सकते हो। साल्ट ले सकते हो, और उसके अंदर लेमन डाल सकते हो, नींबू की 1-2 बूंदे भी डाल सकते हो। एनी चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डायरिया, अगर कोई पेशेंट बच्चा डायरिया वॉमिटिंग शुड बी एडमिनिस्टर्ड दिस वाटर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। और अगर कोई बच्चा है जिसको डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो उसकी वजह से पेशेंट क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन में जा सकता है, इसलिए पेशेंट को देना चाहिए। इफ़ डिहाइड्रेशन इज इंक्रीज द चाइल्ड शुड बी टेकन टू हॉस्पिटल। अगर डिहाइड्रेशन ज़्यादा बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उस पेशेंट को, बच्चे को कहाँ ले जाना चाहिए, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, क्योंकि उसे IV फ्लूइड की ज़रूरत पड़ सकती है। और IV फ्लूइड में कौन सा IV फ्लूइड इम्पोर्टेंट रहता है, RL। उसके बाद में है फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में क्या करते हैं, इट इज़ द मेथड यूज फॉर लिमिटिंग द साइज ऑफ फैमिली। ये एक मेथड है जो फैमिली को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है, मतलब साइज, मतलब फैमिली की साइज को मेंटेन करने के लिए, कि हमारे घर में हम दो हमारे दो, वो वाली थिंकिंग है कि फैमिली प्लानिंग की जाती है कि कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हमें रखने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग। इट इज़ द मेथड यूज टू लिमिटेड द साइज ऑफ फैमिली। फैमिली की साइज को लिमिट करने के लिए फैमिली प्लानिंग की जाती है, ठीक है। तो देयर आर द वेरियस मेथड ऑफ मेल एंड फीमेल, और मेल और फीमेल के अंदर दो बहुत सारे मेथड है जिसके द्वारा आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हो, परमानेंट और टेम्परेरी। बहुत सारे मेथड है, परमानेंट मेथड भी है और टेम्परेरी मेथड भी है, जिसके द्वारा आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हो। तो टेम्परेरी मेथड क्या होते हैं, तो टेम्परेरी मेथड होते हैं ये बैरियर मेथड। सबसे पहला पढ़ते हैं अपन बैरियर मेथड, इसके अंदर आता है टेम्परेरी के अंदर बैरियर मेथड। तो उसके अंदर टेम्परेरी के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं, तो मेल कंडोम जो है वो टेम्परेरी मेथड है, इसके द्वारा प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। फीमेल कंडोम भी आते हैं, उसके द्वारा भी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। उसके बाद में फीमेल डायफ्राम आते हैं, फीमेल डायफ्राम आता है, इसके द्वारा भी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। उसके बाद में केमिकल रूप में आते हैं, ये तो कंडोम आ गए, उसके बाद में केमिकल रूप में आ गए, तो उसमें वेजाइनल जेली आती है जिसके द्वारा प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। एक फोम टेबलेट आती है जो भी वेजाइना के थ्रू डाली जाती है, उससे भी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में वेजाइनल क्रीम आती है, वो वेजाइना के अंदर लगाते हैं, उसके द्वारा भी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। उसके बाद में कॉन्ट्रासेप्टिव स्पंज आते हैं, उसके द्वारा भी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। ये तो हो गए केमिकल, ये मेथड तो हो गए केमिकल, यानी ये जेली क्रीम टेबलेट के रूप में आती है जो वेजाना के अंदर इंसर्ट कराते हैं, जिससे क्या करती है, वो स्पर्म को किल कर देती है, जिससे प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। उसके बाद में कुछ नेचुरल मेथड होते हैं जो उसमें टेबलेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। एक तो रिदम मेथड होती है, रिदम फास्ट हो जाती है, तो जो एक्सपेल करना चाहिए स्पर्म वगैरह वो बाहर कर सकते हैं। तो एक तो रिदम मैडम हो गया। एक कोइटस इंटरप्रेशन, मतलब कोइटस नहीं किया जाए, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करें तो भी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग, अगर प्रेगनेंसी होने के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग लंबे टाइम तक करती है मदर, तो भी एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का वो रोल अदा करती है। जब तक मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तब तक उसे कॉन्ट्रासेप्टिव का इफेक्ट आता है, मतलब वहाँ प्रेगनेंसी होने का कम चांस रहता है। और विड्रॉल मेथड, अगर बाहर की तरफ विड्रॉल किया जाए स्पर्म वगैरह को तो भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसके बाद में इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये कुछ
इनको अगर डिटेल में पढ़ना है तो बाद में पढ़ाएंगे। तो ये कुछ यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं। एक होते हैं लिपस लूप होते हैं जो इस टाइप के होते हैं। लिपस लूप जो क्या करते हैं, यूट्रस के अंदर इंसर्ट करवाए जाते हैं। लिपस लूप कहाँ, यूट्रस के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। ये यूट्रस है, लिपस लूप भी ऐसे लिपस लूप होता है जो, और ये यूट्रस के अंदर इंसर्ट करते हैं। और ये कॉपर टी होता है जो टी के शेप में होता है, जो टी के शेप में होता है, ऐसे टी शेप में होता है, वो भी यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है। कॉपर टी भी, ये भी यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद में मेल्टोइड कॉपर टी होता है। ये कुछ इंट्रायूट्राइन डिवाइस होते हैं जो यूट्रस के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, जो प्रेगनेंसी को रोकते हैं, जो स्पर्म वगैरह को किल कर देते हैं और ओम को किल कर देते हैं, जिसके कारण क्या प्रेगनेंसी नहीं होती। उसके बाद में कुछ हार्मोनल टेबलेट आ सकती है, प्रोजेस्टेरोन की टेबलेट आती है, उसके द्वारा रोका जा सकता है। ओरल पिल आती है, कौन सी आती है, ओरल पिल आती है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की पिल आती है, टेबलेट आती है, उसके द्वारा भी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव आती है, ओरल पिल वगैरह, जो प्रेगनेंसी को रोक सकती है। ये तो हो गई टेम्परेरी मेथड। ये क्या है, टेम्परेरी मेथड है। और भी आता है, एक सर्वाइकल कप आता है, वो भी लगा के प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। कुछ माला डी, माला एन, इसी में आती है वो टेबलेटें। ये टेबलेटें इसी में आती है, टेबलेट माला डी, माला एन, ये टेबलेट आती है। इसके द्वारा भी प्रेगनेंसी को डेली लेनी पड़ती है। उसके बाद में एक सहेली टेबलेट आती है, सहेली टेबलेट आती है जो वीक में 2 बार लेनी पड़ती है। छाया, सहेली, ये कुछ टेबलेट आती है जिसके द्वारा भी आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हो। उसके बाद में कुछ इंजेक्शन आते हैं अंतरा के जैसे, अंतरा वाले इंजेक्शन आते हैं जो गवर्नमेंट में फ्री सप्लाई है, उससे कि 3 मंथ से लगते हैं, जो 3 महीने तक प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। उसके बाद में अनवांटेड 72 टेबलेट आती है, टेबलेट अनवांटेड, ये आफ्टर सेक्स इमरजेंसी में दी जाती है। आफ्टर सेक्स 72 आवर तक ले सकते हैं, ये भी प्रेगनेंसी में रोक सकती है। अनवांटेड 72 आईपीएल टेबलेट आती है जो क्या कि आफ्टर सेक्स ले सकते हैं 72 आवर तक, तो वो भी प्रेगनेंसी को रोकने का काम करती है। ये भी टेम्परेरी मेथड में दी जाती है। छाया, मालाडी, सहेली, अंतरा, अनवांटेड 72, आईपीएल, ये कुछ आते हैं मेडिसिन्स जो टेम्परेरी ही काम करते हैं, परमानेंट नहीं है। उसके बाद में है परमानेंट, ये तो हो गए टेम्परेरी। उसके बाद में है परमानेंट के अंदर मेल वेसेक्टोमी कर देते हैं, फीमेल ट्यूबेक्टोमी कर देते हैं। मेल वेसेक्टोमी के अंदर जो मेल के अंदर यहाँ से वो जो ब्लड सप्लाई करते हैं वेसेक्टोमी, वहाँ से वो उस वेसल्स को काट देते हैं, तो मेल वेसेक्टोमी हो जाती है। उसके बाद में ट्यूबेक्टोमी के अंदर जो ये ट्यूब रहती है, फेलोपियन ट्यूब रहती है, उसको कट कर देते हैं ऑपरेशन के द्वारा। ये दोनों सर्जरी है, ऑपरेशन के द्वारा परमानेंट कट कर दिया जाता है। तो यहाँ से ओम रिलीज होके यहाँ तक जाएगा नहीं। अगर यहाँ से बीच में कट कर दिया आपने, बीच में यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से ही कट कर दिया, तो ये ओम यहाँ से आगे नहीं जाएगा, तो इसके कारण ये क्या हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी। इसको परमानेंट बोलते हैं। और वेसेक्टोमी भी ऐसे ही है, जब स्पर्म आगे की तरफ नहीं जाएंगे, यहाँ से इसको कट कर देंगे बीच में, तो वो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। ये भी एक परमानेंट सॉल्यूशन। इससे क्या होता है, ये वो तो थे सब टेम्परेरी कि मतलब आप बंद करोगे तब वापस प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हो, लेकिन ये बंद नहीं होता, मतलब सर्जरी के बाद में ये इसको कट कर देते हैं, तो ये परमानेंट है। ये क्या है, परमानेंट है। तो ये है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग 2 टाइप में होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी के अंदर कुछ टैबलेट्स वगैरह आती है, बहुत सारी टैबलेट्स आती है, वो टेम्परेरी के अंदर आती है। कॉन्डोम्स आते हैं, टैबलेट्स आती है, जेली आती है, वेजाइनल जेली आती है, डायफार्म आते हैं, और बहुत सारी टैबलेट आती है। और परमानेंट के अंदर वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी कर देते हैं ऑपरेशन के द्वारा। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनस। टिटनस को आज हम डिटेल में पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में।
लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं। टिटनस इज एन एक्यूट डिजीज कोज बाय क्लोस्ट्रिडियम टिटनाई, टिटनाई से होने वाले डिजीज है। ये एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रिडियम टिटनाई, उसकी वजह से टिटनस बीमारी हो जाती है, टिटनस डिजीज हो जाती है। एपिडेमियोलॉजी मतलब टिटनस क्या है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, क्लोस्ट्रिडियम टिटनाई से होने वाली डिजीज है। और क्लोस्ट्रिडियम टिटनाई इज ए स्पोर बियरिंग बाय एनारोबिक और प्रोड्यूस बाय पावरफुल इंटॉक्सिक्स। जो इसका बैक्टीरिया रहता है वो स्पोर रूप में एनारोबिक रहता है और ये पावरफुल रहता है। ये किस में अंदर रहता है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है इसका, सॉइल, मिट्टी वगैरह में, डस्ट वगैरह में, हॉर्स और काउ डंग्स यानी जो गोबर वगैरह रहते हैं और जो हॉर्स का गोबर रहता है उसके अंदर रह सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब इंजरी लगती है, जब चोट लगती है, तो चोट लगती है तब उसके द्वारा क्या रहता है, पैर के अंदर इंसर्ट कर जाते हैं बैक्टीरिया और वो टिटनाई फैला सकते हैं। उसके बाद में एज रिजल्ट ऑफ इंजरी टिटनस ऑर्गेनिज्म में भी इंटर इनटू द, मैंने बताया था कि जब भी कोई इंजरी होती है, कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट से इंजरी हो जाए, नीडल से हो जाए, तो उसके कारण क्या हो सकता है, पंचर होते ही ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है और सिम्टम दिखाने लग जाता है। इसका इंट्यूबेशन पीरियड जो होता है 3 से, ये गलत है, 3 से 21 दिन नहीं होता है, इसका होता है 7 से 15 दिन तक, लगभग 14 या 15 दिन तक, 7 से 15 दिन कर लो, बेस्ट आंसर है। इंट्यूबेशन पीरियड इसका 7 से 15 दिन है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो 2 डोज ऑफ टिटनस टॉक्सोइड इन 6 वीक 0.5 ml फॉलोइंग द बूस्टर डोज ऑफ 10 ईयर। इसके अंदर 2 डोज लगती है। सबसे पहले तो टिटनस की डीपीटी के साथ में लगती है। डीपीटी की जो लगती है वो कब लगती है, 6, 10, 14 वीक पे लगती है। उसके बाद में 2 डोज और लगती है, एक तो लगती है 10 ईयर पे और एक कब लगती है, टिटनस टॉक्सोइड इन 6 वीक इंटरवल लगती है शुरू में, उसके बाद में 10 ईयर पे और लगती है। दिस प्रिवेंट द टिटनस ऑफ लाइफ इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, वो क्या इन्फेंट और चिल्ड्रन को बचाती है, जैसे मैंने बताया था डीपीटी की कब कब लगती है। उसके बाद में पैसिव इम्यूनाइजेशन किया जाता है। एंटी सीरम जो है टिटनस वो 250 से 500 mg यूनिट भी गिवन स्टेट देते हैं। कभी भी इंजरी हो जाए तो क्या लगाते हैं, टिटनस का इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो उससे भी आप बच सकते हैं। वुंड शुड बी क्लीन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, जो कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है उससे क्या करना चाहिए, वुंड को साफ करना चाहिए। पेशेंट शुड आल्सो गेट एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट फर्दर इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए पेशेंट को जो ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो। और उसके बाद में प्रेग्नेंट मदर शुड बी गिवन 2 डोज, हाँ प्रेग्नेंट जो मदर होती है उसको 2 डोज देते हैं, टीटी की फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, 1 मंथ के इंटरवल में देते हैं ना। टिटनस की 2 डोज दी जाती है टिटनस का, हर 1 मंथ छोड़ के 1 मंथ में देते हैं। उसके बाद में क्लिनिकल फीचर इसके अंदर क्या मिलेंगे, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, हेडेक, लो पायरेक्सिया, मसल्स रिजिडिटी, ये कुछ सिम्टम देखने को मिलेंगे। रेस्टलेसनेस हो जाएगा पेशेंट, सर दर्द होएगा और फीवर देखने को मिलेगा, मसल रिजिडिटी हो जाएगी, लॉक जो जबड़ा है उसका लॉक हो जाएगा, और रिसेस सार्डोनिक्स और ऑस्टोथोनस पोजीशन होती है जिसमें क्या होता है, पेशेंट क्या धनुष स्तंभ का हो जाता है, वो आप ही क्लास में पढ़ाएंगे इसको डिटेल में। पेशेंट एक रिसेस सार्डोनिक्स में तो लो जो कोई बोलते हैं, उसका जबड़ा क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है, तो उसको रिसेस सार्डोनिक्स के नाम से जानते हैं, वो पोजीशन हो जाती है। और तो ओपिस्टोटोनस पोजीशन होती है जिसमें पेशेंट धनुष स्तंभ जैसा हो जाता है, मतलब ऐसा ऊपर की तरफ तिरछा हो जाता है, तो उसके अंदर ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। ये कुछ सिम्टम है जो टिटनस के अंदर देखने को मिलते हैं। मैनेजमेंट क्या करोगे, पेशेंट को क्या करेंगे, पेशेंट को क्या करेंगे, O2 थेरेपी देंगे, कीप O2 टू सक्शन रेडी, और हमेशा ध्यान में रखना है O2 और सक्शन रेडी रखेंगे। सेडेटिव देंगे, मसल्स रिलैक्सेंट देंगे, पेशेंट को सेडेटिव देंगे। क्यों देंगे सेडेटिव, ज़्यादा मसल्स उसमें क्या मसल्स क्रैम्प्स आने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए पेशेंट को सेडेटिव देंगे। मसल्स रिलैक्सेंट देंगे, इसमें क्या मसल्स क्रैम्प्स आते हैं, इसलिए मसल्स रिलैक्स रहेगी तो पेशेंट को पेन वगैरह नहीं हो। यूज टू कन्वर्जन से बचाने के लिए कीप द मसल्स रिलैक्सेंट लाइक डाइजापाम और लार्जेट्रिल्स और लुमिनॉल, ये कुछ डाइजापाम मसल्स रिलैक्सेंट है, सेडेटिव है, जो आपने पास में रखेंगे, यूज लेंगे। नर्स द पेशेंट टू डार्क एंड
एब्सोल्युटली क्वाइट रूम, और ऐसा रूम प्रोवाइड करेंगे जो क्वाइट रूम हो, शांत हो। लिटिल स्टिमुलेशन कैन बी ट्रिगर टू कन्वर्जेशन, अगर कोई भी स्टिमुलेशन हो तो उससे क्या कन्वर्जन दौरे आ सकते हैं, इसलिए शांत इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। वाइटल साइन चेक करते रहेंगे। आईवी फ्लूइड नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग मेंटेन बाय न्यूट्रिशन आयो चार्ट्स, और उसको आईवी फ्लूइड देंगे, नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग से एनजी ट्यूब से फ्लूइड देंगे, ठीक है, और आयो चार्ट मेंटेन करेंगे। इनटेक आउटपुट चार्ट, इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे, ठीक है, इनटेक आउटपुट चार्ट के। अवॉइड फॉल इंजरी टू, और पेशेंट को फॉल इंजरी मेंटेन सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, क्योंकि कन्वर्जन वगैरह दौरे आ सकते हैं तो वो गिर सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। टेक ऑफ ब्लडर और बाउल अवॉइड टू बेड सोर, और ब्लडर बाउल की केयर करेंगे जिससे क्या है बेड सोर ना हो। गिव द एजुकेशन टू रिलेटिव, और रिलेटिव को टिटनेस के बारे में एजुकेशन देंगे, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी डिटेल में क्लास लेने के लिए इसी चैनल पे टिटनेस की क्लास लेंगे, तो उसको देख सकते हो आप, अच्छे से समझ में आ जाएगा वहाँ पे। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन कैसे होता है। डिजीज स्प्रेड इन मैनी डिफरेंट वे, डिजीज कैसे स्प्रेड होती है एक दूसरे में अंदर, तो उसका हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। डिजीज स्प्रेड मैनी डिफरेंट वे फ्रॉम सोर्स सस्पेक्टाइल होस्ट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में भी क्लासीफाई इनटू ब्रॉड क्लासिफिकेशन, मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकता है और एक इनडायरेक्ट ट्रांसफर कर सकता है। तो डायरेक्ट के अंदर आता है जैसे किस करने से, डायरेक्ट अगर किसी के साथ किस किया तो वो उसके अंदर फैल सकता है, बीमारी पैदा कर सकता है। अगर किसी को इन्फेक्शन है, जैसे टीबी है या हेपेटाइटिस है, तो अगर उसने दूसरे पेशेंट को किस किया तो उसके अंदर होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से, जैसे HIV एड्स वगैरह है या फिर कोई सेक्सुअल डिजीज डिसऑर्डर है, तो वो किस करने से फैल सकती है। तो ऑल STD डिजीज भी क्या हो सकती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकती है, कम टू अंडर दिस ग्रुप, तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर आते हैं। फिर आता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ये हो गया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर। दूसरा है इसके अंदर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मतलब खांसने से, अगर खांसी करते हैं तो उसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। स्नीजिंग, छींकने से। स्पीच फाइन, बोलने पर जो ड्रॉप निकलते हैं, जब अपन बोलते हैं तो मुंह से कुछ ड्रॉप निकलते हैं, उसके द्वारा भी, उसके लार्वा के द्वारा भी वो फैल सकता है, ठीक है। तो स्पीच फाइन ड्रॉप ऑफ सलाइवा कंटेनिंग मिलियन ऑफ बैक्टीरिया आर ब्लो इनटू द सराउंडिंग्स एटमॉस्फेयर, जो अपने आसपास का सराउंडिंग एटमॉस्फेयर वातावरण है उसके अंदर मिलियन ऑफ बैक्टीरिया घूमते रहते हैं। इनहेल थ्रू द सस्पेक्टेड होस्ट, और वो इनहेल कर देते हैं, इसकी वजह से फैल सकता है। ऑर्गेनिज्म ऑफ टीबी, जैसे कोई टीबी की बीमारी है वो भी कैसे फैल सकती है, खांसने छींकने से फैल सकती है ना, दूसरे व्यक्ति में हो सकती है। कॉमन कोल्ड जैसी बीमारी है वो भी खांसने छींकने से फैल सकती है। मीजल्स की बीमारी है खसरा की, वो भी ऐसे फैल सकती है ड्रॉपलेट के द्वारा। वूफिंग कफ, ये भी इस तरह से फैल सकती है। डिप्थीरिया फैल सकती है, मेनिंजाइटिस फैल सकती है। ये इसके एग्जाम्पल है जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैला सकते हैं, जैसे खांसने छींकने से। उसके बाद में कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड सॉइल, अगर इन्फेक्टेड सॉइल मिट्टी के कांटेक्ट में आए तो उसके द्वारा भी फैल सकता है। तो इन्फेक्टेड सॉइल के अंदर कैसे होगा मैं बताता हूँ अभी। इन्फेक्टेड सॉइल, द इन्फेक्टेड सॉइल डस्ट काउ डंग्स, जैसे मैंने बताया था इन्फेक्टेड मिट्टी, सॉइल मिट्टी, डस्ट है, और काउ डंग का मतलब है गोबर इनके द्वारा में भी डायरेक्ट कांटेक्ट विद ओपन स्किन, अगर ओपन स्किन कहीं पे घाव हो गया है, जैसे मैंने अभी बताया था टिटनेस की बीमारी कैसे फैलती है, टिटनेस की बीमारी फैल सकती है ना ऐसे, हाँ, टिटनेस और हुक्काम वाली बीमारियां जो रहती है वो सॉइल से फैलती है। मिट्टी, कंटामिनेटेड प्रोडक्ट जो सुई वगैरह जो रहते हैं, काउ डंग वगैरह रहती है, डस्ट वगैरह रहती है, उनके द्वारा फैल सकती है। तो ये कैसी है, कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड सॉइल, मिट्टी के द्वारा। कौन कौन सी डिजीज होती है, तो इसके अंदर टिटनेस हो सकती है, हुक्काम डिजीज हो सकती है। उसके बाद में इनोकुलेशंस इनटू द स्किन, और स्किन में इनोकुलेशन करके भी फैल सकती है। तो द इंजेक्ट एजेंट में भी डायरेक्टली इंटर इनटू द स्किन लाइक रेबीज वायरस, जैसे कोई डॉग बाइट कर लिया तो ये इनोकुलेशन, मतलब किसी ने काट लिया तो उसके अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकती है। तो जैसे कुत्ता काटता तो होती है ना, रेबीज डिजीज हो जाती है। तो द इन्फेक्टेड एजेंट में भी डायरेक्टेड इनटू द स्किन, जो इन्फेक्टेड एजेंट है वो डायरेक्ट बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं जब कोई भी चोट लगती है या फिर काट लेता है। तो इसके अंदर जैसे बाइट, कुत्ते ने अगर बाइट कर लिया तो रेबीज वाला वायरस कहाँ चला जाता है, ह्यूमन की बॉडी में चला जाता है।
तो कुत्ते के द्वारा हो सकता है। हेपेटाइटिस वाले पेशेंट ने अगर काट लिया तो भी हो सकता है। अगर हेपेटाइटिस वाले पेशेंट के द्वारा निडल अगर यूज में ले ली दूसरे वाले पेशेंट को तो उसके द्वारा भी हो सकता है। तो ये इसके अंदर आता है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस थ्रू द इन्फेक्टेड नीडल और सिरिंज, और नीडल और सिरिंज का यूज कर लिया अगर यही हेपेटाइटिस वाले पेशेंट का तो उसके द्वारा भी हो सकता है। उसके बाद में है ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन। ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन मतलब प्लासेंटा के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। समझ में आ रहा है? ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन डिजीज में बी ट्रांसमिटेड थ्रू प्लासेंटा, प्लासेंटा के थ्रू मदर से बेबी में ट्रांसफर कर जाते हैं। ऐसी डिजीज क्या कहलाती है? ट्रांसप्लासेंटल डिजीज कहलाती है। इसके अंदर कौन सी डिजीज ट्रांसफर हो सकती है? प्लेसेंटा के थ्रू, मदर के प्लेसेंटा के थ्रू बेबी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है ना, बेबी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। तो सिफिलिस हो सकती है, एड्स हो सकती है, हेपेटाइटिस बी हो सकती है। तो ये ट्रांसप्लासेंटल कराती है। ये तो हो गई डायरेक्ट। ये कैसे हो गई? डायरेक्ट, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, डायरेक्ट हो गई। अब है इनडायरेक्ट कैसे फैलती है? इनडायरेक्ट कैसे फैलती है? अब है कुछ इनडायरेक्ट डिजीज कैसे हो सकती है? तो इनडायरेक्ट के अंदर आता है, इनडायरेक्ट आता है व्हीकल बोर्न इन्फेक्शन। व्हीकल बोर्न इन्फेक्शन जैसे वाटर के द्वारा हो सकती है। कंटामिनेटेड वाटर, मिल्क, फूड, ब्लड, सीरम, प्लाज्मा कॉजिंग द वाटर बोर्न डिजीज, ब्लड बोर्न डिजीज, फूड बोर्न डिजीज। इसको क्या कहते हैं? वाटर से होती है जो वाटर बोर्न डिजीज कहलाती है, ब्लड से होती है तो ब्लड बोर्न डिजीज कहलाती है, फूड से होती है तो फूड बोर्न डिजीज कहलाती है। सम एग्जांपल ले लो। एग्जांपल क्या है इसका? एंट्रिक फीवर, एंट्रिक फीवर हो सकता है। जॉन्डिस, जॉन्डिस हो सकता है, वाटर बोर्न डिजीज है। फूड पॉइजनिंग, फूड बोर्न डिजीज हो गई। कोलेरा, वाटर बोर्न डिजीज हो गई। हेपेटाइटिस, ब्लड बोर्न डिजीज हो गई। हेपेटाइटिस बी भी ब्लड बोर्न डिजीज हो गई। हेपेटाइटिस ए है जो वाटर बोर्न डिजीज है और बी है जो ब्लड बोर्न डिजीज है। ए है फीको ओरल रूट से फैलती है, बी है जो ब्लड से फैलती है। इसलिए ए क्या हो सकती है? फीको ओरल रूट से होती है। तो वाटर बोर्न डिजीज भी हो सकती है, लेकिन बी क्या होती है? ब्लड बोर्न। ये हो गया इनडायरेक्ट, ठीक है। ये डायरेक्ट नहीं फैला, ये इनडायरेक्ट फैला, क्योंकि ये पहले वाटर में गया, वाटर के थ्रू वाटर पानी पिया तब चला गया। ये मिल्क के थ्रू बॉडी के अंदर आया, है ना। जैसे एनिमल वाली टीबी होती है, बोवन टीबी अगर किसी जानवर को है, उसका मिल्क आपने पी लिया तो टीबी होने के चांसेस रहेंगे। फूड अगर कंटामिनेटेड फूड हो गया तो उसकी वजह से हो सकता है। ब्लड हो गया कंटामिनेटेड तो उसकी वजह से। तो ये वाइकल बोर्न है, ये यानी डायरेक्ट नहीं फैलते, किसी के थ्रू आते हैं, ठीक है। अब है एयरबोर्न डिजीज, हवा में मिलके आते हैं, है ना। ये जो ड्रॉपलेट हवा के अंदर फैलते रहते हैं और वो किस में आ जाते हैं? बॉडी के अंदर आ जाते हैं। तो ये डायरेक्ट नहीं आके ये कैसे आते हैं? एयरबोर्न डिजीज है। तो ऑल डिजीज कैरी बाय ड्रॉप्स, ड्रॉप क्या कर देते हैं? वो कैरी करती है एयर और वो एक दूसरे में फैला सकती है, तो वो आती है एयरबोर्न डिजीज के अंदर, ठीक है। ये एयरबोर्न डिजीज के अंदर टीबी भी आती है, कोरोना वगैरह एयरबोर्न डिजीज थे। वेक्टर बोर्न डिजीज, अब है वेक्टर बोर्न डिजीज, जैसे मलेरिया, फलेरिया, काला आजार होती है ना, जो मक्खियाँ मच्छर इनके द्वारा फैलती है, वो होती है वेक्टर बोर्न डिजीज। वेक्टर बोर्न डिजीज कौन सी होती है? जो मक्खियाँ मच्छर इनके द्वारा फैलती है। डिजीज कोज बाय द इंसेक्ट्स, है ना, ठीक है। जैसे मलेरिया मैंने बताया था मच्छर के द्वारा, फलेरिया मच्छर के द्वारा, काला आजार कैसे? ये फ्लाई के द्वारा, मक्खी के द्वारा। फॉर माइट बोर्न डिजीज, माइट बोर्न डिजीज कौन सी होती है? द आर्टिकल में बी विच इन्फेक्टेड बी ट्रांसमिटेड, पेशेंट में बी बॉल हैंडकरचीफ विथ कंटामिनेटेड। अब ये किस में हो गए? माइट में आ गई। माइट में आगे कोई भी कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट का यूज कर लिया, है ना। जैसे ये किसी की आपने हैंकरचीफ यानी रुमाल यूज कर ली, किसी का टॉवल यूज कर लिया, तो ये चीज़ें साफ चीज़ें नहीं थी। इन्फेक्टेड पेशेंट की रुमाल टॉवल वगैरह यूज कर लिया तो वो फोमाइट के अंदर आते हैं, ठीक है, वो उसी के अंदर आते हैं। तो ये आज का पेपर सॉल्यूशन हो गया है। तो थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।